हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का एंट्री ऐप पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं टॉपिक डिस्कस करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ बैंकिंग के पार्ट पे। और बैंकिंग के पार्ट पे जो मैं डिस्कस करूँगा, जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के पार्ट पे हम बात करेंगे आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। जनरल अवेयरनेस जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर बात करें हम मेंस के एग्जाम में, आपका जो जीए सेक्शन है यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम बात करें, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीओ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इंटरव्यू में भी जनरल अवेयरनेस का नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे आते हैं इंटरव्यू में, और मैक्सिमम अगर हम बात करें क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं मेंस के। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है बैंकिंग की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में हम लोग भारतीय बैंकिंग प्रणाली। हम लोग समझेंगे जो बैंक है एक्चुअल में ये है क्या, भारत में बैंक आया कब, भारत में बैंक किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, ईच एंड एवरी पार्ट हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में। तो जैसे कि स्लाइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भारत का जो पहला बैंक है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, 1770 में इस्टेब्लिश किया गया। आपके सामने लिखा भी हुआ है, जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, BOH शॉर्ट में बोलते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप इजिली आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं, भारत का पहला बैंक 1770 में इस्टेब्लिश किया गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब क्वेश्चन ये बनता है ये कब आया, मतलब कब तो आया, आपको पता चल गया कि 1770 में आया, बट किसके द्वारा लाया गया और क्या आवश्यकता पड़ी, क्या रीजन है इस बैंक को भारत में लाने की। तो मैं आपको पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो बैंक है, ये बैंक का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो इटली से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? इटली से आया हुआ है, क्योंकि बैंक को इटली में बैंको नाम से जानते थे। बैंको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बैंको, और बैंको से डराइव है बैंक। बैंको कौन सा वर्ड है? अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में पूछे कि बैंको कौन सा वर्ड है, तो बैंको जो है एक इटालियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इटालियन वर्ड है। और बैंको का मतलब होता था बेंच। वहां पे बैंक को बेंच बोलते थे। एक्चुअल में इटली में बैंक को, जो बैंको वर्ड था ये इटालियन वर्ड है, लेकिन बेंच बोला जाता था। और बेंच में क्या होता था? मनी एक्सचेंज टेबल। ध्यान दीजिएगा, मनी एक्सचेंज टेबल, मनी एक्सचेंज टेबल बोला जाता था। मतलब जहां पे बेंच, जो जहां पे लोग बैठते हैं और बैठने के बाद लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो इटली में बेंच जो कॉन्सेप्ट आया था, बैंकों का जो कॉन्सेप्ट आया था वो बेंच से आया था। बेंच पे लोग बैठकर मुद्रा, मनी मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का एक्सचेंज करते थे, आदान प्रदान करते थे। कहां पर? बेंच पर। तो बेंच से वर्ड बना बैंको, और बैंको से वर्ड आया बैंक, जो आज हम लोग बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो सामने आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, भारत का पहला बैंक यानी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, फर्स्ट बैंक इन इंडिया। आपसे अगर पूछा जाए भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो कहीं ना कहीं ये आंसर निकल के आएगा कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, आप स्लाइड में जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भारत का पहला बैंक था। अब किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया? बट ऑब्वियस मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज भारत आते हैं तो अंग्रेज भारत बहुत कुछ लेके आए, बहुत कुछ देके गए। लेके क्या आए, देके क्या गए, मैं आपको यहां बताने वाला हूं। जो बैंकिंग सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है। भारत में जब अंग्रेज आते हैं, अगर हम बात करें यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन होता है 1600 की बात करें, 1600 ईस्वी में जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत आती, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। हुआ क्या एक्चुअल में, जब भारत वो आए व्यापार करने के लिए, भारत क्यों आए? व्यापार करने के लिए। तो सीधी सी बात है, जब व्यापार करने के लिए आप कहीं भी जाओगे तो आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको मनी की आवश्यकता पड़ेगी, मनी की नीड पड़ेगी। अगर आपको कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, सेटअप करना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। अब भाई वो लोग आए हमारे देश, तो इतना पैसा लेके तो आए नहीं थे कि वो क्या कर पाए? बिजनेस कर पाए। तो उनके दिमाग में आइडिया ये आया, क्यों ना हम लोग भारत के लोगों से पैसा ले और हम बिजनेस करें। अब क्वेश्चन निकल के सामने फिर ये आता है कि भारत के लोग
पैसा उनको क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग उनको गोरे लोग कहते थे। अंग्रेजों को अगर हम बात करें, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ जो आए थे, हमारे ऊपर राज किए, तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया क्यों ना बैंकिंग सिस्टम यहां पे यूज किया जाए। मतलब कि उनके दिमाग में आया कि इन्हीं का पैसा लेके हम लोग बिजनेस करें, और बिजनेस करेंगे और इनको ऑफर देंगे। तो अब फिर दिमाग में आया कि लेकिन हमारी बात ये लोग मानेंगे कैसे? ये तो भारतीय है, इंडियन है, हम अंग्रेज हैं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारी बात कैसे मानेंगे? तो इन लोगों ने दिमाग से एक गेम खेला। मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इन लोगों ने, चूंकि हम इंडियन, हम भारतीय होते हैं बहुत इमोशनल, तो जो नाम रखा बैंक का वो हमारे देश के ऊपर नाम रखा हिंदुस्तान। आप सोचो हिंदुस्तान नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम इंडियन, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी अट्रैक्ट हो जाए। नहीं, ये हमारे अपने लिए आए हुए हैं, ये हमारे लिए आए हुए हैं, हमारे लिए काम करने आए हुए हैं। अगर हम इनसे जुड़ेंगे तो फायदा हमें होगा। इमोशनली हम लोग हिंदुस्तान के नाम से चूंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और अगर हम लोगों को जहां पे देश की बात आती है वहां पे हम लोग जरूर अट्रैक्ट होते हैं लोगों से, इंटरेक्ट होते हैं लोगों से। ठीक है, तो अंग्रेजों का ये गेम था। 1770 में जो अंग्रेज बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का बैंक स्टैब्लिश करते हैं, वो केवल इसीलिए स्टैब्लिश करते हैं ताकि वो हम लोगों को यूटिलाइज कर सकें, पैसा हम लोगों का ले सकें। अच्छा, बैंक का मतलब होता क्या है? सीधी सी बात, जब बैंक का वर्ड सामने बैंक आता है तो दिमाग में आता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। बैंक का जो बेसिक फंक्शन होता है, या होता था, बात करें आज तो खैर बैंक बहुत सारा काम कर रहा है, मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा इसी सेशन में। तो जो बैंक है आपका, वो बेसिकली क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर लोन प्रोवाइड करता है। अच्छा, बैंक क्या करता है? कस्टमर से पैसा लेता है, हम लोगों से पैसा लेता है, उसको डिपॉजिट करता है। फिर अब जैसे एक लोग तो बैंक में तो किसी एक का अकाउंट होगा नहीं, बहुत लोगों का अकाउंट होता है, सबसे पैसा लेता है और फिर हमारे ही पैसों से बिजनेस करता है। और फिर हमें कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें विद इंटरेस्ट जो है कुछ ब्याज के साथ वो पैसा रिटर्न करता है। ठीक है, तो भारत का पहला बैंक क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, अंग्रेजों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड बैंक भारत में कौन सा है। इसको आप लोगों ने पेन डाउन कर लिया होगा, स्लाइड में आपके सामने मेंशन कर रहा है, स्लाइड में आपके सामने शो हो रहा है। 1865 में इलाहाबाद बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। जैसा कि आपको पता है 1865 में क्या हुआ? इलाहाबाद बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भारत का ओल्डेस्ट बैंक जरूर था, यहां पे लिखा हुआ है ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, लेकिन 1865 में एस्टैब्लिश हुआ और आज तक ये काम कर रहा था। मैं आपको बता दूं, आज तक ये काम कर रहा था इलाहाबाद बैंक, बट इसको अब करंट टाइम में इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है। इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है किसको? इलाहाबाद बैंक को, जो वन ऑफ द कह सकते हैं आप ओल्डेस्ट बैंक था इंडिया का, 1865 में स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये बता दीजिए, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो इसका हेडक्वार्टर मतलब भाई किसी न किसी जगह तो हेडक्वार्टर होगा। तो जब अंग्रेज आए सबसे पहले तो भाई वो रास्ता तो हुआ नहीं करता था, वो पानी के मार्ग से रास्ते से आते हैं। तो पानी के रास्ते से आते हैं तो पहले वो जो स्टैब्लिश करते हैं कलकत्ता में करते हैं, जो पहले कलकत्ता आते हैं वो, है ना, मतलब उधर से आए वो, तो वो कलकत्ता आए। कलकत्ता मतलब इसलिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, हालांकि तो पहले तो आए थे केरल में आए थे, केरल में कालीकट पे आए थे, ठीक है ना, जो अंग्रेज आए थे। वास्को डी गामा की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कलकत्ता था वो एक पोर्ट हुआ करता था जहां से लोग व्यापार करते थे, बंदरगाह, ठीक है ना, सी पोर्ट। तो हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया। किसका हेडक्वार्टर? जो भारत का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इलाहाबाद बैंक का भी हेडक्वार्टर कलकत्ता बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता भारत की, उसमें राजधानी हुआ करती थी, बाद में शिफ्ट किया गया कहां पे? इंडिया जो है मुंबई, पहले हमारी कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने पेन डाउन कर लिया होगा। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो इंडियन बैंक के साथ अब मर्ज कर दिया गया किसको? 1865 में जो इलाहाबाद बैंक का कॉन्सेप्ट आया था, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे आपका निकल के आता है 1881 में क्या हुआ? एक
अवध कमर्शियल बैंक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अवध कमर्शियल बैंक सामने आपके दिख रहा है, अवध कमर्शियल बैंक, इसको इस्टेब्लिश किया गया बाय ब्रिटिशर्स। अवध कमर्शियल बैंक वाज फर्स्ट इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस। जो अवध कमर्शियल बैंक था आपका, स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था जो मैनेज किया गया किसके द्वारा, इंडियन के द्वारा। देखो अब अंग्रेज जब भारत में आते हैं और बैंक को एस्टेब्लिश करते हैं और उनका प्लान सक्सेस होता है, तो उनके दिमाग में फिर आइडिया आता है क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग जो है पूरे भारत में राज करें। कहां पे राज करें, पूरे भारत में राज करें। अब पूरे भारत में राज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पूरे भारत में राज करने के लिए उनको बैंक हर की ब्रांचेस हर जगह ओपन करनी पड़ेगी या बैंक हर जगह ओपन करना पड़ेगा। तो वो अब देखो अवध का मतलब यहां पे एक्चुअल में है अवध से, यहां पे अवध से है। अवध मतलब जैसे हम बात करें आपसे, अवध मतलब यूपी ईस्ट का कुछ पार्ट, जैसे आपको बता दूं अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, ठीक है, जौनपुर, गोंडा, बस्ती, मतलब ये सारा पार्ट जो है आपका प्रयागराज, ये अवध प्रांत कहलाता था। तो वो ईस्ट, वो उनका बिजनेस कहां चल रहा था, कलकत्ता। अब वो पूरे भारत में अपना जो है बैंकिंग सिस्टम फैलाने के लिए क्या किया, आते हैं यहाँ पे। और अवध, चूंकि वो लोग जो अंग्रेज हुआ करते थे, जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे, वो अवध बोल नहीं पाते थे, प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाते थे, तो उनके मुंह से अवध निकला, अवध। तो जो अवध निकला वो अवध कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश कर दिया 1881 में। पहला लायबिलिटी बैंक बोला गया, सामने आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, लायबिलिटी बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन। लायबिलिटी बैंक का मतलब इसमें जो लायबिलिटी था 50% लायबिलिटी किसका था, अगर हम बात करें 50% लायबिलिटी मतलब दायित्व होता है, ठीक है ना। 50% लायबिलिटी था इंडियन का, मतलब आप इंडियन से बोला कि आप लोगों भी इसमें शामिल हो जाओ। और 50% लायबिलिटी किसका था, 100% में से 50% लायबिलिटी था ब्रिटिशर्स का, तो जो ब्रिटिश थे इनकी लायबिलिटी थी। मतलब 100% लायबिलिटी किसी की नहीं थी, 50% लायबिलिटी थी इंडियन और 50% लायबिलिटी थी ब्रिटिशर्स की। मतलब फर्स्ट बैंक ऐसा था जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया, जो भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया, उसका नाम था कौन सा बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। मतलब फर्स्ट टाइम किसी ये बैंक स्टैब्लिश किया गया जो किसी इंडियन के द्वारा क्या हुआ, मैनेज किया गया। अगर पूछा जाए फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन, तो आपका आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। हालांकि अब नहीं है, इसका हेड ऑफिस कहां था, अयोध्या था, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है ना, अयोध्या इसका हेड ऑफिस था, किसका, अवध कमर्शियल बैंक का। बट अभी ये बैंक काम नहीं कर रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे इसी पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, और सामने आप स्लाइड में सब कुछ देख पा रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आपसे 1894 में क्या हुआ। 1894 में एक बैंक और स्टैब्लिश किया गया, जैसा कि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। 1894 में आपके सामने दिख रहा है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश किया गया। पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश किया गया 1894 में। कहां पर, उसमें भारत में हुआ करता था, भारत का पार्ट था लाहौर। लाहौर में किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जो पीएनबी था, ये लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। पेन डाउन कर लीजिएगा, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, किन्हें, लाला लाजपत राय की बात यहां पे हम लोग कर रहे हैं, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। इसका हेड ऑफिस लाहौर हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि लाहौर है नहीं, तो उसका हेड ऑफिस कहां पे है, पंजाब नेशनल बैंक का। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेड ऑफिस की बात करें तो आपका वो मुंबई है। कहां पे है, मुंबई है, ठीक है ना। इसको पेन डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर बात करें यहां पे, तो क्वेश्चन ये आता है, सारे बैंक भारत में काम तो कर रहे थे, स्लाइड में आप देख पा रहे हैं यहां पे बैंक तो सारे काम कर रहे थे। अब आवश्यकता पड़ी किसकी, अब आवश्यकता पड़ी एक ऐसा बैंक होना चाहिए, एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो क्या करे, बैंकों को मैनेज करे, बैंकों को कंट्रोल करे, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, यहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, आता है एक बैंक जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। पेन डाउन कर लीजिएगा, इंपीरियल बैंक आपके सामने दिख रहा है, इंपीरियल बैंक। हुआ क्या, इंपीरियल बैंक को 27 जनवरी 1921 को जो है स्टैब्लिश किया गया। इंपीरियल बैंक को 27 जनवरी, सामने आपके दिख रहा है सब कुछ स्लाइड में, 27 जनवरी 1921 को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, ये आया क्यों और आया कहां से।
ये आया क्यों और आया कहां से? तो हम आपको बता दें, पहले भारत में प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। प्रेसिडेंसी का मतलब, जैसे हुआ क्या कि जो भारत में बैंक काम कर रहे थे, जैसे अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे बैंक। अब क्वेश्चन ये बना कि इन बैंकों को मैनेज कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। जो मैंने बोला कि इनको भाई, इनके ऊपर कोई ना कोई लीडर होना चाहिए, कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, कोई अध्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, किसी बैंक में, कहीं भी काम कर रहे हो, आप अगर आपके ऊपर कोई लीडर नहीं है तो प्रॉपर चीजें वहां मैनेज नहीं हो पाती। एक मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और मैनेजमेंट था नहीं, सारे बैंक मनमानी कर रहे थे। तो मनमानी कर रहे थे, अब उनके ऊपर किसकी आवश्यकता है? एक लीड बैंक की, एक मेन बैंक की, जो उन बैंकों को क्या करे? कंट्रोल करे। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे 1809 में, 1809 में सामने आपके दिख रहा है जैसा कि बैंक ऑफ बंगाल आता है। बैंक ऑफ बंगाल आता है, प्रेसिडेंसी की बात मैं कर रहा हूं। बैंक ऑफ बंगाल आता है, कब आता है? 1809, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल आता है, ठीक है ना? आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का कॉन्सेप्ट आया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे कॉन्सेप्ट आया, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये सारे बैंक क्या थे पता है? ये सारे बैंक जो बता रहा हूं प्रेसिडेंसी बैंक थे। इनका एक नाम था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक सामने आपको दिख रहा है, ये बैंक प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन बनता है भारत में कितने प्रेसिडेंसी बैंक थे? तो आंसर 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। तो आप कहते हो सर अभी आपने 2 ही बताया। तो एक आपका 1809 में आया बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा 1840 में आया बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा जो है 1843 में आया, 1843 में आया, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। सामने आपके दिख रहा है हालांकि बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को बोला गया भारत में प्रेसिडेंसी बैंक का कॉन्सेप्ट। भारत में बोला गया कि तीनों, ये बंगाल, जो बैंक ऑफ बंगाल था, ये बंगाल रीजन में जितने बैंक हुआ करते थे उनको कंट्रोल करता था, उनके लिए एज अ प्रेसिडेंट काम करता था, एक्ट करता था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो था, बॉम्बे में जितना बैंक हुआ करते थे उनके लिए एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता था। बैंक ऑफ मद्रास जो था, जो चेन्नई, जो बोलते हैं लोग चेन्नई, पहले मद्रास नाम हुआ करता था। बॉम्बे का नाम अब मुंबई है, आप जानते हैं अच्छे से। तो ये मद्रास जो था, ये तीनों क्या थे? तीनों बंदरगाह थे भाई। तीनों से क्या होता था? व्यापार होता था। इसलिए तीनों को हब बना दिया गया और ये बोला गया कि आप अपने रीजन में बैंकों को कंट्रोल करो, आप अपने रीजन में बैंकों को कंट्रोल करो, और आप अपने रीजन में बैंकों को कंट्रोल करो। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये बनता है, तीनों बैंक काम तो कर रहे थे, बट बाद में क्या हुआ? इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, और तीनों बैंकों को मर्ज करके बना दिया गया आपका इंपीरियल बैंक। इन तीनों बैंकों को बोला गया प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल, एक याद करने का तरीका बता दे रहा हूं मैं आपको, बीबीएम ट्रिक है आपका, बीबीएम। देखो, जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, हालांकि थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है याद करने का, कह सकते हैं आप इसको, मजाकिया तरीके से याद कर सकते हो। बीबी ने बहुत मारा, बीबी ने बहुत मारा, क्योंकि कभी 9:40 और 9:43 पे घर आते थे, मतलब घर पे आने में लेट हो जाता था। मतलब बीबी ने बहुत मारा, बीबीएम, बीबी ने बहुत मारा, क्यों? क्योंकि कभी 9:40 और कभी 9:43 पे आते थे। 9:40 मतलब 1809 मतलब बैंक ऑफ बंगाल, 1840 मतलब बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 मतलब बैंक ऑफ मद्रास। तो बीबी ने बहुत मारा क्योंकि कभी घर पे 9:40 पे, 9:43 पे आते थे। एक तरीका याद करने का, मजाकिया ढंग से तरीका याद करने का, बीबीएम, ठीक है ना? या ब्लैकबेरी मैसेंजर याद कर सकते हो। 1809 बैंक ऑफ बंगाल, 1843 बैंक ऑफ बॉम्बे, 40 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। और फिर इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। आप ऐसे कह सकते हो, स्लाइड में आप देख पा रहे, तीनों बैंकों को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या काम कर रहा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंसी बैंक काम कर रहा था। जो बैंक, जितने बैंक काम कर रहे थे उनको ये क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था और मैनेज कर रहा था, ठीक है? आई होप आपको पूरा यहां पे समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये बना कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब तक काम करता है? तो स्लाइड में सामने दिख रहा है आपको, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया? 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया? जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको क्या कर दिया गया? एसबीआई के नाम से जाना गया, यानी एसबीआई के नाम से रिनेम कर दिया गया, ठीक है ना? आरबीआई ने क्या कर दिया? इंडियन बैंक, इंपीरियल बैंक वाज टेकन ओवर बाय आरबीआई एंड रिनेम्ड एज एसबीआई।
ठीक है ना, एसबीआई के नाम से जाना गया, जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जो आज हम लोग एसबीआई जानते हैं, पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से पहले वो प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करता था। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, फिर 1955 में ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी जो एसबीआई कर दिया गया? तो एक व्यक्ति थे एडी गोरेवाला, नाम नोट कर लीजिएगा, एडी गोरेवाला। एक कमेटी बनाया गया था, एडी गोरेवाला। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन व्हिच रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको एसबीआई के नाम पे रिनेम किया गया? तो किया तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज हमारे देश का सेंट्रल बैंक है ना। आरबीआई आ चुका था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ चुका था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा आता है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को आता है विद द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना, वो आरबीआई के टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एडी गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पे क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट स्टोरी, आगे क्या हुआ। आगे बस पेन डाउन करते जाना, बिकॉज मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बैंक। ठीक है, पेन डाउन कर लीजिएगा। आगे 1955 के बाद एसबीआई क्या करता है, एक बड़ा स्टेप लेता है। एसबीआई डिमांड करता है 1959, एसबीआई डिमांड करता है 1959। क्या डिमांड करता है एसबीआई? एसबीआई कहता है कि हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे, देश बहुत बड़ा है, हमें कुछ सहायक बैंक दो, हमें एसोसिएट बैंक दो, मतलब दीजिए, ऐसा कहता है। सामने आप सब कुछ देख पा रहे हैं, स्लाइड में सब कुछ बाकायदे मेंशन किया है। तो एसबीआई ने डिमांड किया 1959 में क्या, कि हमको जो है कुछ एसोसिएट बैंक दीजिए। तो इन 1959 कितने बैंक अगर हम बात करें तो 8 एसोसिएट बैंक अटैच कर दिए गए। किसके साथ? 8 एसोसिएट बैंक अटैच कर दिए गए। एसोसिएट मतलब होता है सहायक बैंक, सहायक बैंक जिसे बोलते हैं हम लोग सहायक बैंक। सहायक बैंक अटैच कर दिए गए किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। उन्हें बोला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने सहायक बैंक हुआ करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सहायक बैंक हुआ करते थे। आज के टाइम में नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर उन सहायक बैंकों का नाम बता दीजिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। सारे जो 8 सहायक बैंक थे, एसोसिएट बैंक थे, उनका नाम क्या है? हालांकि सामने आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं ताकि आप कभी मत भूलो। आप कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर में नेटवर्किंग पढ़ते हो, नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल का यूज होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है HTTPS। ध्यान दीजिएगा एकदम, यहां पे एक टी का यूज नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। HTTPS, ठीक है ना। मान लीजिए मैं किसी बैंक का ब्रांच मैनेजर हूं, तो मैं हो गया BM, मैं हो गया BM। मैं आपको तरीका बता रहा हूं याद करने का। तो HTTPS एक टी का रोल नहीं है, कट कर दीजिए, मैं ट्रिक बनाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं। HTTPS BM, I मतलब आप और J, IJ प्रॉपर विजिबिलिटी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। IJ, HTTPS BM IJ। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लीजिए आप। अब यहां पे क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, सर H मतलब क्या होता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है, H की बात करें यहां पे हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, सामने लिखा हुआ है, सब कुछ स्लाइड में देख पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया पटियाला, चौथा सौराष्ट्र, पांचवा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, छठा स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, सातवां स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, और फिर आपका 8वां स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। यह आपका तरीका है ट्रिक याद करने का, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मतलब सिक्योर्ड होता है, एक प्रोटोकॉल यूज होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो आप समझ लीजिए मैं BM हूं, मैं ब्रांच मैनेजर हूं, मैं HTTPS यूज कर रहा था, और आप I मतलब आप की बात कर रहा हूं, या मैं बात कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा था, मैं BM हूं, मैं BM हूं, HTTPS यूज कर रहा था, प्रोटोकॉल यूज कर रहा था। और I के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? I के बाद J आता है, जयपुर, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से, जो बताने के लिए। सारे बैंक के नाम है, कौन से बैंक? ये सर 8 एसोसिएट बैंक नाम है। अब स्टार्ट होता है मर्जिंग, अब स्टार्ट होता है मर्जर इन SBI।
मर्जर इन एसबीआई का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मर्जर इन एसबीआई का मतलब ये होता है 1963 में पहला बैंक मर्ज हुआ, और कौन सा बैंक था, भाई भाई। बीकानेर एंड जयपुर भाई भाई इसलिए बोल रहा हूं, दोनों कहां पे हैं, राजस्थान। तो 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर आप सामने देख पा रहे हैं, बीकानेर, और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एक में मर्ज हो गया, और मर्ज होने के बाद एक नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर आपस में मर्ज हो गया, ठीक है ना। फिर आगे क्या स्टार्ट हुआ, 2008 में कहानी स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब जब ये दोनों मर्ज हो गए बचे कितने बैंक, 7 बैंक, ध्यान दीजिएगा 7 बैंक बचे भाई। 8 में से 2 आपस में मर्ज हुए हैं ना, तो 7 ही बैंक तो बचेंगे, बिल्कुल 7 बैंक बचेंगे। अब बीकानेर जयपुर एक था, अब 2008 में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हो गया, किसके साथ, एसबीआई के साथ। अब जितने बैंक मर्ज होंगे सब एसबीआई के साथ मर्ज होंगे, ध्यान दीजिएगा ये आपस में मर्ज हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र आप सामने देख पा रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र किसके साथ मर्ज हो गया, एसबीआई के साथ। फिर 2010 में क्या हुआ, 2010 में स्लाइड में आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हो गया एसबीआई के साथ। अच्छा, अब 7 बचे थे, 2 और मर्ज हो गए, 5 बैंक बचे। फिर जितने 5 बैंक बचे थे मैं आपको बता दूं 2017 में ये सारे बैंक मर्ज हो गए एसबीआई के साथ, और एक बैंक और मर्ज हुआ था उसमें, जो कि 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट ने दिल्ली में बनाया था बैंक, भारतीय महिला बैंक, जिसे बीएमबी बोलते थे। भारतीय महिला बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था एक बैंक, भारतीय महिला बैंक। तो वो एक बैंक हुआ करता था, तो वो बैंक प्लस 5 बैंक जो एसोसिएट बैंक थे, एसबीआई के एसोसिएट बैंक, वो 2017 में मर्ज कर दिए गए, 1 अप्रैल 2017 में मर्ज कर दिए गए। नए फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो नए जो भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है एक्चुअली, वो अगर हम बात करें ज्यादातर कहां होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो आपका आंसर निकल के आएगा जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो मतलब कब होती है, तो फाइनेंशियल ईयर में अक्सर होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में यहां पे आ रहा होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग बात करें, आप लोगों ने इसको पेन डाउन कर लिया होगा, ठीक है, ओके। आगे हम लोग बात करें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, जो बैंक हुआ करते थे वो बैंक प्राइवेट हुआ करते थे। प्राइवेट का मतलब सरकारी तो थे नहीं, बैंक प्राइवेट हुआ करते थे। अब उन पे किसी का जोर नहीं था, उन पे किसी का मतलब कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता था कि आप नहीं कोई काम करो। अब भारत में विकास की बात अगर हम करें, विकास करने के लिए सरकार आया, गवर्नमेंट बनी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, हमारा देश आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद हुआ जब, तो सामने बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो करना होगा, नया करना होगा कि क्या कैसे हमारा देश आगे बढ़े, कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे ग्रोथ हो। तो इसलिए 1969 में 1969 की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। अब इसके नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सामने देख लीजिए यहां पे, तो टू रिमूव रीजनल एंड सेक्टरल डिस्पैरिटी इन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में क्षेत्रीय और जो अलग अलग वर्ग के लोग थे, वर्गीय मतलब भिन्नता, वर्गीय भिन्नता को दूर करने के लिए ऐसा किया गया। होता क्या था कि बैंक जो थे वो पार्शियलिटी करते थे, भाई प्राइवेट बैंक थे, किसी का उस पर तो रेगुलेशन था नहीं, मतलब जो इंपीरियल बैंक था वो भी एसबीआई बन चुका था, पहले वो रेगुलेट करता था, ठीक है ना। और आरबीआई भी प्राइवेट बॉडी था, आरबीआई भी सरकारी नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये एक्चुअल में आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है 1949 में हो गया था, 1949 में हो गया था, उसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, लेकिन जो राष्ट्रीयकरण था 1949 में हो गया था। लेकिन उससे पहले कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया, उसको सरकार अपने अंडर लाती है। तो ऐसे और भी चीज़ें होती हैं। तो जब आरबीआई से पूछा जाता है देश को कैसे और जो है आगे बढ़ाया जाए, आप फाइनेंशियल पार्ट में बताओ, क्योंकि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में, 1949 में। तो आरबीआई ने बोला कि ठीक है, आप जो बैंक हैं, जितने बैंक, उनको अपने अंडर में ले आओ। आप अपने अंडर में ले आओगे तो अपने अकॉर्डिंग आप जो पॉलिसीज बनाओगे, जो स्कीम बनाओगे, आप बैंक के थ्रू लॉन्च कर दोगे।
जैसे जनधन योजना किसके थ्रू लॉन्च किया गया, बैंक के थ्रू लॉन्च किया गया, तो आप लॉन्च कर दोगे। और बैंकिंग में जब आप लॉन्च कर दोगे, बैंक की फैसिलिटीज को आप अपने अंडर में ले आओगे, तो बैंक की सुविधाएं आप दोगे जब, तो वो पब्लिक तक पहुंचेगी। क्योंकि बैंक से पब्लिक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पब्लिक यानी हम आप बैंक से जुड़े होते हैं, हम आरबीआई से नहीं जुड़े होंगे, सरकार से डायरेक्टली नहीं जुड़े, लेकिन हाँ सरकार की योजनाओं का लाभ हम बैंक के माध्यम से उठाते हैं। तो सामने लिखा हुआ है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था। तो जो बैंकों में पार्शियलिटी होती थी, मतलब भेदभाव होता था, उसको रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये आवश्यकता पड़ी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए। अगर बैंक सरकार के अंडर में आ जाएगा तो सरकार जो गाइडलाइन देगा बैंक उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है ना। अगला है टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात करें, और इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे जो होते हैं, बिजनेस जो होते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, तो पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था। आपको पता है 70% से मोर देन 70% जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पर क्या था, आधारित था, बेस्ड था। भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आज के टाइम में हालांकि ऐसा नहीं है। अब सर्विस सेक्टर ज़्यादा आगे आ गया, सर्विस सेक्टर का रोल होता है अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम लोग, ठीक है ना, जो सेवा क्षेत्र है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट जब किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबकी इनकम बढ़ेगी। इंडस्ट्री को अगर प्रमोट किया जाएगा, तो सबको रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजें सामने आई। तो भैया इनको लोन अगर मिलेगा, इनको लोन प्रोवाइड कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक को बोलेगा कौन लोन देने के लिए, तो वो सरकार बोलेगा, सरकार यानी गवर्नमेंट बोलेगा, तो बैंक उन्हें कहना मानेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। लोन बैंक पहले क्या होता था, बैंक केवल अपने कुछ लोगों को लोन देता था जिनको लगता था कि नहीं ये हमारे लोग हैं, खास लोग हैं, तो ऐसे कुछ लोग छूट जाते थे। तो ये सब करने के लिए बैंक को आवश्यकता पड़ी नेशनलाइज्ड करने की आवश्यकता पड़ी। क्या आवश्यकता पड़ी करने की, नेशनलाइज्ड करने की आवश्यकता पड़ी। इसे बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकृत करना। मतलब राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना। कोई चीज अगर प्राइवेट है, पहले बैंक प्राइवेट था, तो उसे पब्लिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको नेशनलाइज करना पड़ेगा। प्राइवेट में जो ओनर होता है वो कोई इंडिविजुअल होता है, लेकिन पब्लिक में जो ओनर होता है वो सरकार होता है, और सरकार किसी एक के लिए काम नहीं करता, गवर्नमेंट सबके लिए काम करता है, ये आपको पता होगा। तो 14 बैंकों को कब मर्ज किया गया, आप सामने आपके यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे हैं आप। 14 मेजर बैंक with minimum capital of 50 crores were nationalized on 19th of July 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया गया। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पहली बार कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया, आंसर 14 बैंकों किया गया। क्वेश्चन कितने कैपिटल के साथ, तो आंसर 50 करोड़ कैपिटल के साथ। 50 करोड़ कैपिटल के साथ 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे हम लोग बात करें फिर 6 बैंकों को फिर नेशनलाइज किया गया, और कितने कैपिटल के साथ नेशनलाइज किया गया। मिनिमम कैपिटल जो था 200 करोड़ था, मिनिमम कैपिटल जो था वो 200 करोड़ था। ध्यान दीजिएगा 200 करोड़ मिनिमम कैपिटल था। बोलो कोई दिक्कत यहां पे। और कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को किया गया। 15 अप्रैल 1980 को किया गया, 1980 को किया गया। इसमें किसका रोल था, क्वेश्चन बनता है। जो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेन रोल प्ले किया था। मतलब सरकार, उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, 1969 की बात करें, ठीक है ना। और जो 15 अप्रैल 1980 को बैंकों को मर्ज किया गया, 6 बैंकों को, उसमें आरबीआई का रोल था। उसमें किसका रोल था, आरबीआई का रोल था। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये भारत में बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो कितने बैंक हो गए थे, 20 बैंक हो गए थे, 20 बैंक हो गए थे। भारत में बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था, 20 बैंक हो गए थे। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है उसी के बाद क्या हुआ, 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को, 4 सितंबर 1993 को एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, उसको पीएनबी के साथ हमेशा के लिए मर्ज कर दिया गया था। जाके बैंक कितने बचे थे, जाके 19 बैंक बचे थे नेशनलाइज्ड बैंक। कितने बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक 19 बैंक बचे थे नेशनलाइज्ड। लेकिन मैं आपको अगर करंट की बात बताऊं, आज के टाइम की बात बताऊं, तो 19 बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है।
आज के टाइम में मात्र 11 बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 11 बैंक नेशनलाइज्ड बैंक हैं। मैं आप क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंकों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जैसे मैंने कहा इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया आपस में। तो जाके 11 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं, प्लस अगर आप एक जोड़ देंगे एसबीआई, तो एसबीआई चूंकि नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, एसबीआई को 1955 में जो इंपीरियल बैंक हुआ करता था, 1921 में जो इंपीरियल बैंक आया था, 1955 में उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रिनेम करके एसबीआई किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। मतलब उसका सारा शेयर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सारा शेयर 100% जो शेयर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने क्या कर लिया था, खरीद लिया था। ठीक, वो सरकारी बैंक, वो उसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। किसका, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, इसलिए एसबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं बोलते हैं। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब कोई पूछे आपसे पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, तो आप कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके क्या आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपके नेशनलाइज्ड बैंक भी आते हैं और प्लस आपका एसबीआई भी आता है। तो 11 इसमें नेशनलाइज्ड बैंक है प्लस एक एसबीआई, तो आप कहेंगे टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक है 12। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब जिसपे राज किसका हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, सरकार का हो। सरकार किसके लिए है, सबके लिए है। सरकार किसके लिए, सबके लिए है। ठीक है ना। चलिए आज का क्लास बस यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, आज इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम लोगों ने फोकस किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैंक का क्या था। आगे हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ बैंक्स, बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कार्य क्या है, बैंक काम क्या करता है। ठीक है ना। इन सारे पार्ट पे, इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जब मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।